बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसीलदार 2021 का पास्ट पेपर आज सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज़। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था? वो हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के बारे में एक ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि उनका सब्जेक्ट कौन सा था। तो याद रखिएगा, उनका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स था। यूनिफिकेशन थ्योरी पे इन्होंने काम किया था। और एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किस साल दिया गया था, किस ईयर में? तो याद रखिएगा, वो 1979 में दिया गया था। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का ताल्लुक़ किस डिस्ट्रिक्ट से था? तो झंग डिस्ट्रिक्ट से था, याद रखिएगा। एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के हवाले से कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, उसकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन सेंट्रल जो लाइब्रेरी है, उसका नाम भी डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के नाम से मंसूब किया गया है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज़ के हवाले से द सेकंड पाकिस्तानी पर्सनैलिटी जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो हैं सेकंड पाकिस्तानी जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो हैं मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई सेकंड पाकिस्तानी हैं कि जिनको नोबेल प्राइज़ का इनाम दिया गया था। और ट्राइबल एरियाज़ में एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ये पाकिस्तान की सेकंड पर्सनैलिटी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ का इनाम दिया गया था। कंसेप्चुअल और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन बेनज़ीर भुट्टो बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकंड टाइम। दूसरी मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म कब इलेक्ट होती हैं? तो याद रखिएगा, वो 1993 में इलेक्ट होती हैं। एक और सवाल पूछा जा सकता है, ये तो उनके सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म याद रखिएगा वो है 1988 में पहली दफ़ा ये पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होती हैं। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म, उसका एजाज़ भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हासिल है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होने का एजाज़ हासिल करती हैं। और फिर इनके बारे में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डॉटर ऑफ ईस्ट इनको भी कहा जाता है। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी बुक है, वो भी जो है डॉटर ऑफ ईस्ट के नाम से लिखी हुई है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है डॉटर ऑफ ईस्ट किसकी लिखी हुई किताब है? तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लिखी हुई किताब है। एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कब असैसिनेट किया जाता है? जब 27 दिसंबर, याद रखिएगा 27 दिसंबर 2007 में इनको रावलपिंडी में असैसिनेट कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। डॉटर ऑफ ईस्ट दुख्तर मशरिक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को 27 दिसंबर 2007 को असैसिनेट किया जाता है और उनके कातलों का सुराग आज तक नहीं लगाया जा सका। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से ये भी सवाल बन सकते हैं। एक और सवाल बन सकता है कि जब ये पहली मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होती हैं 1988 में, उस वक्त पाकिस्तान की ये 11वीं वज़ीर-ए-आज़म होती हैं। और जब ये दूसरी मरतबा इलेक्ट होती हैं तो पाकिस्तान की 13वीं वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे इलेक्ट होती हैं। और दरमियान में 12वें वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से ये सवाल पूछा जा सकता है कि फ़र्स्ट टर्म जिनका होता है बतौर 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सेकंड टर्म में बतौर 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
मायोपिया कैन बी करेक्टेड। मायोपिया बेसिकली डिसऑर्डर ऑफ आई है और उसको करेक्ट किया जाता है, साइंस के हवाले से ये सवाल था तो वो याद रखिएगा, कनकेव लेंस इस्तेमाल करने से इसको करेक्ट किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। सो आरबीसी स्टैंड्स फॉर द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का औसत दौरानिया जो है वो 120 दिन होता है। बास्कत कमीशन के इम्तिहान में 4 मंथ्स का भी ऑप्शन आ जाता है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, 4 मंथ्स। एक्चुअली ये जो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 120 दिन या 4 महीने होता है, ये बेसिकली एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है और उस प्रोसेस का नाम होता है एपोप्टोसिस। याद रखिएगा बेटा, अगर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से सवाल पूछा जाए, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस मीन्स कि ये प्रोग्राम सेल डेथ है, ये प्रोग्राम सेल डेथ है। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है कि नेक्रोसिस क्या होती है। सो नेक्रोसिस इज़ द सडन डेथ ऑफ सेल बेटा, जब सेल की अचानक या हादसाती मौत हो जाती है, सडन डेथ ऑफ सेल्स। और सडन डेथ ऑफ सेल नेक्रोसिस जो है एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, इवन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर्जाइकल्ब हो सकता है, या इवन स्पाइडर बाइट या स्नेक बाइट से भी हो सकता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज। तो जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है उसको पिस्टल कहा जाता है। बेसिकली जो फीमेल पार्ट होता है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पर मुश्तमिल होता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पार्ट्स। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल एंड द थर्ड वन इज ओवरी। और फिर इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इनको कलेक्टिवली कार्पल भी कहा जाता है बेटा। या ये सवाल पूछा जा सकता है कि इनको कलेक्टिवली, याद रखिएगा, गाइनोशियम भी कहा जाता है, द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और इसी तरह से अगर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के हवाले से सवाल पूछा जाए तो जो मेल पार्ट होता है, याद रखिएगा, वो एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। ये मेल पार्ट है बेटा। तो मेल पार्ट के कितने हिस्से हैं, पार्ट्स हैं बेटा, 2 पार्ट्स। और फीमेल पार्ट्स के कितने हिस्से हैं फ्लावर के, वो 3 पार्ट्स हैं। और मेल पार्ट को कलेक्टिवली बेटा हम स्टेमन भी नाम देते हैं। तो अगर ये इम्तिहान में सवाल पूछा जाए स्टेमन, या अगर एंड्रोशियम आ जाए तो एंड्रोशियम भी इसे कहते हैं। So male part of the flower it consists on anther and the filament। मेल पार्ट एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, इसको हम स्टैमन भी कहते हैं, इसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। और जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है वो किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पर मुश्तमिल होता है, जिनको कार्पल भी कहा जाता है, जिनको गाइनोशियम भी कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के हवाले से सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉज ऑफ ग्रेविटी। सो लॉज ऑफ ग्रेविटी किसने पेश किए थे, वो न्यूटन साहब ने पेश किए थे। तो साइंस के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, विच यूनिट्स आर यूज टू मेयर एयर प्रेशर इन व्हीकल टायर्स। व्हीकल टायर्स के अंदर, गाड़ियों के जो टायर होते हैं उसमें जो एयर प्रेशर का यूनिट होता है, याद रखिएगा, वो प्रेशर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और जो प्रेशर का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, वो होता है P इज इक्वल टू F/A। सो फोर्स इसका यूनिट होता है न्यूटन, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी प्रेशर का यूनिट है, याद रखिएगा। और पास्कल भी यूनिट इसका होता है। और अगर आ जाए मिलीमीटर ऑफ Hg, वो भी इसका यूनिट होता है। और टार भी इसका यूनिट होता है, याद रखिएगा, टार भी इसका यूनिट है। बट जो सवाल में पूछा हुआ था कि विच यूनिट्स आर यूज्ड टू मेयर एयर प्रेशर इन व्हीकल टायर्स, व्हीकल टायर्स के अंदर जो एयर प्रेशर का यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल, अ गेम
who is played by the horse rider, जो हॉर्स राइडर इस गेम को खेलते हैं, घुड़सवारों की मदद से जो गेम खेला जाता है, याद रखिएगा वो पोलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल इज, साहिवाल का पुराना नाम क्या है, याद रखिएगा वो मोंटगोमरी है। इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है, कि फैसलाबाद का पुराना नाम, फैसलाबाद का पुराना नाम, तो वो याद रखिएगा लायलपुर है। और लायलपुर को इंडस्ट्रीज़ की वजह से मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, याद रखिएगा ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है फैसलाबाद को। और इसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा सकता है द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद इज़, वो लायलपुर है। तो ये ओल्ड नेम के हवाले से भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टर्किश लीडर अबॉलिश्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत की मूवमेंट को किसने अबॉलिश किया था, तो याद रखिएगा वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं। उसके बाद है कि इन 1526 मुग़ल एम्परर वाज फाउंडेड बाय, तो मुग़लिया जो हुकूमत है उसकी बुनियाद वो किसने रखी थी, मुग़लिया जो सल्तनत है उसकी बुनियाद किसने रखी थी, याद रखिएगा वो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने रखी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसके बाद अगला सवाल है द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़, तो लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है। अगला सवाल वेयर द फेमस बिल्डिंग चौबुर्जी, 4 मीनारों वाली बिल्डिंग कहाँ पर वाक़ है, तो वो लाहौर में वाक़ है। तो ये भी सवाल पूछा गया था कि चौबुर्जी जो 4 मीनारों वाली जो कल्चरल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो कहाँ वाक़ थी, याद रखिएगा वो लाहौर में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैटल इज कॉल्ड यौमुल फुरकान, यौमुल फुरकान किस लड़ाई को कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो बैटल ऑफ बदर को कहा जाता है। और इसी लड़ाई के हवाले से अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, कि फ़रिश्ते नुसरत को अब भी आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फ़िज़ाए बदर तो पैदा की जाए। तो ये सवाल पूछा गया था कि यौमुल फुरकान जो है किस को कहा जाता है, वो बैटल ऑफ बदर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सूरा ऑफ होली कुरान इज़ ग्रेडेड एज 1/3 ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा या 1/3 कुरान मजीद किसे कहा जाता है, याद रखिएगा वो सूरा अखलास को कहा जाता है। इसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अरूसुल कुरान किसे कहा जाता है, अरूसुल कुरान कुरान मजीद की दुल्हन या जीनत कुरान भी कहा जाता है, तो वो सूरह रहमान को कहा जाता है, याद रखिएगा वो सूरह रहमान को कहा जाता है। जीनत कुरान भी इसे कहते हैं। और कुरान मजीद का दिल किसे कहा जाता है, वो सूरह यासीन को कहा जाता है। और बाबुल कुरान किसे कहते हैं, कुरान मजीद का दरवाज़ा, वो सूरह फातिहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड MS वर्ड फाइल, जो न्यूली क्रिएटेड MS वर्ड फाइल कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड फाइल जो है वो क्रिएट की जाती है, उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम सामने आता है वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सामने आता है। फिर बाद में उसका नाम चेंज किया जा सकता है, बट जो डिफ़ॉल्ट नेम सामने आता है वो ओवरऑल डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आता है। उसके बाद है कि कलीमुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ, कलीमुल्लाह किसका लक़ब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। और इनको मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है क्योंकि ये कोह तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाते थे। और इसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि खलीलुल्लाह किसका लक़ब है, खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, ज़बीहुल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में ज़बह होने वाले, ठीक है। और इसी तरह से जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया गया था कि वो मूसा कलीमुल्लाह हैं। और ज़बीहुल्लाह अगर पूछा जाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब वो ज़बीहुल्लाह है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल जो इम्तिहान में पूछा हुआ था, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार अब्दुर्रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ। तो सरदार अब्दुर्रब निश्तर किसके गवर्नर थे? वो पंजाब के गवर्नर थे, याद रखिएगा। एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि जनूबी पंजाब में जो निश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, निश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसका नाम भी सरदार अब्दुर्रब निश्तर के नाम से मंसूब किया जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि निश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि जनूबी पंजाब मुल्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ जो नाम है वो भी सरदार अब्दुर्रब निश्तर के नाम से ही मंसूब किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ। यूनाइटेड नेशन जो कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेम्बरान की तादाद कितनी है? वो 15 हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 जो है उसमें से वो परमानेंट मेंबर हैं, याद रखिएगा। और जो परमानेंट मेंबर हैं उनको वीटो पास का इख्तियार हासिल है कि इंटरनेशनली कोई अगर डिस्प्यूट हो, कोई मसला हो, तो उसमें से एक भी मेंबर अगर नफ़ी में वोट दे दे, अगर उसको वीटो कर दे, तो पूरी करारदाद वो रद्द हो जाती है। और फिर यूनाइटेड नेशन के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन जो है इसका क़याम कब अमल में लाया जाता है? तो वो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया जाता है। और फिर यूनाइटेड नेशन के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं। तो उसमें आपने ये कंसेप्ट देखना है कि अगर वो टोटल बात करें तो हमारे पास कितने हैं? वो 195 कंट्रीज़ हैं, ममालिक। और अगर वो ऑब्ज़र्वर स्टेट्स की बात करे तो याद रखिएगा 2 ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं। वो 2 ऑब्ज़र्वर स्टेट्स कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज़ वेटिकन सिटी है, और वेटिकन सिटी इज़ नॉट द नेम ऑफ द सिटी, इज़ बेसिकली द कंट्री। और वेटिकन सिटी जो है इसको होली सी भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। और ये वेटिकन सिटी जो ऑब्ज़र्वर स्टेट्स में शामिल है। और दूसरी ऑब्ज़र्वर स्टेट्स कौन सी है? वो है पैलेस्तीन, जिसको फ़लस्तीन भी कहते हैं और सरज़मीन अंबिया भी कहते हैं। तो 2 ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं ओवरऑल। अगर टोटल ममालिक की बात की जाए बशमूल ऑब्ज़र्वर स्टेट्स तो वो 195 हैं, और अगर ऑब्ज़र्वर स्टेट्स के अलावा बात की जाए तो वो 193 हैं, याद रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशन के हवाले से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की स्टडी है उसे कहते हैं डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला सवाल हमारे पास है, फॉर द फर्स्ट टाइम कायदे आज़म मेट मिस्टर गांधी। तो कायदे आज़म वैसे तो मिले थे मिस्टर गांधी से, लेकिन सबसे पहले कब और कहाँ मिले थे? तो याद रखिएगा जब लखनऊ पैक्ट होता है दिल्ली के अंदर 1916 में, तो उस वक्त मिस्टर गांधी और जिन्ना साहब की सबसे पहली मुलाकात होती है। तो ये सवाल भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो याद रखिएगा कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। इसका मतलब है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। सो ये एक प्रवर्ब था और उसकी ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश के हवाले से पूछी गई थी। ट्रांसलेशन के हवाले से, कंप्लीशन के हवाले से कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये प्रवर्ब के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था, और जिसका मफ़हूम अगर पूछा आपको पता होना चाहिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इंग्लिश के हवाले से, अनलेस यू खाली जगह हार्ड। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, और अनलेस के बाद आप नॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज रेपिटिशन ऑफ सिमिलर वर्ड्स नहीं होती। जैसा हम इंग्लिश में लिखते हैं कि सपोज़ और इफ़ आपस में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते, ये भी आपको रूल पता होना चाहिए। सपोज़ इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू गलत है। इसी तरह से रिटर्न और बैक आपस में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। सो ये भी रूल है कि सपोज़ इफ़ आपस में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते, रिटर्न और बैक आपस में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते, और अनलेस के बाद भी नॉट नहीं आ सकता। ये भी आपको इंग्लिश रूल का पता होना चाहिए। द नेक्स्ट, चेंज ऑफ द वॉइस टेक
द चेयर आउट, ये बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस था, उसके पैसिव वॉइस के वाले से सवाल पूछा हुआ था। तो सबसे पहले लेट लगाया जाता है, लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, लेट द चेयर, उसके बाद बी का इजाफा किया जाता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, याद रखिएगा जी। सो लेट द चेयर बी टेकन आउट इसका करेक्ट पैसिव वॉइस था। अगला भी चेंज ऑफ द वॉइस इंग्लिश के वाले से सवाल पूछा हुआ था, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मी को आई में चेंज किया गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग ऑफ इज आ रहेगा, आई के साथ एम लगा दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा, तो इंटरेस्टेड, उसके बाद उसने इन लगा दिया है। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट के साथ प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल होती है। सो दैट्स वाई द राइट ऑप्शन इज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो ये पैसिव वॉइस के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन हमारे पास है चूज द करेक्ट सेंटेंस वन शुड डू। याद रखिएगा वंस ड्यूटी आएगा बेटा, ये कुछ वर्ड्स होते हैं हमेशा पेयर में इस्तेमाल होते हैं। और अगर ये सवाल पूछे कि एवरी वन शुड डू, तो एवरी वन के साथ याद रखिएगा हिज पेयर उसका इस्तेमाल होता है। सो एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी एंड वन शुड डू द वंस ड्यूटी, ये पेयर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद देखिए आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इसका मतलब क्या होता है कि आसमान से गिरा खजूर में अटक गए, एक मुसीबत से जान छूटी दूसरी मुसीबत में फंस गए। तो ये प्रवर्ब कंप्लीशन के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बरी द हैचेस मीन, इसका मतलब है कि दुश्मनी को ख़त्म कर देना, दुश्मनी को ख़त्म कर देना मतलब क्या है, अमन की तरफ वापस आना, टू मेक द पीस, के अमन कायम करना। तो ये मीनिंग पूछे हुए थे। उसके बाद आइदर यू आर आई, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक रूल आपने याद रखना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब भी आइदर आर आ जाए उसके दरमियान दो प्रोनाउन आ जाए, याद रखिएगा जी, तो जो वर्ब तब्दील होगा अपने करीब तरीन सब्जेक्ट फाइल के मुताबिक तब्दील होगा। अब करीब तरीन कौन सा है, आई है, तो आई के साथ मैं क्या इस्तेमाल करूंगा बेटा, एम इस्तेमाल करूंगा। सो ये रूल है, जब भी आइदर आर या नाइदर नार आ जाएं और डिफरेंट प्रोनाउन आ जाएं तो वर्ब अपने करीब तरीन फाइल के मुताबिक तब्दील होगा, करीब तरीन सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। तो करीब तरीन सब्जेक्ट कौन सा है बेटा, आई है, आई के मुताबिक एम इस्तेमाल होगा। सो इसका राइट ऑप्शन क्या था, वो एम था। सो ये रूल भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुरान मजीद में किस नबी का सबसे ज़्यादा तज़किरा किया गया है। सबसे ज़्यादा तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। उसके बाद है कि किस सहाबी का नाम कुरान मजीद में आया है, तो कुरान मजीद में हज़रत ज़ैद बिन हारिस इनका नाम जो है वो आया है। उसके बाद है कि अज़ान में अल्लाह अकबर के अल्फाज कितनी मरतबा आते हैं, वो याद रखिएगा 6 मरतबा आते हैं। उसके बाद है कि सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी से मरवी हैं, रिवायत की गई हैं, इस्लामियात के हवाले से ये सवाल था। वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनसे सबसे ज़्यादा अहादीस रिवायत की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो शीर लाना, एक मुहावरतन इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये है कि मुश्किल काम सर अंजाम देना। तो ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि आसमान टूटना का मतलब ये है कि किसी के ऊपर मुसीबत आन पड़ना। बेटे के मरने की खबर सुनकर वालिद साहब पर आसमान टूट पड़ा, मुसीबत टूट पड़ी। तो ये मुहावरे का मफ़हूम पूछा हुआ था। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि कवायद की रूह से वो लफ्ज़ जो ख़ुद तो किसी से ना बना हो अलबत्ता उससे आगे लफ्ज़ बनाए जा सकते हों, याद रखिएगा उसे मसदर कहते हैं। और मसदर से जो आगे लफ्ज़ बनते हैं उन्हें नाम दिया जाता है, मश्तक नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लिखना है तो उससे लफ्ज़ बनाया जाता है लिखने वाला, लिखाई या लिखा गया। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो मसदर ये सारे के सारे मसदर से बनते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मश्तक कहा जाता है। तो उर्दू के हवाले से ये सवाल भी पूछे गए थे।